जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का मजमून पढ़ेंगे इम्तिहान। आज का हमारा उन्वान है इम्तिहान और इसमें हम हमारा जो आज का तारुफ हम मुसन्नफ का पढ़ेंगे वो है मिर्जा फरतुल्लाह बेग। 9th क्लास का अगर हम सिलेबस को देखें तो गुजरांवाला बोर्ड की तहत पूरे पंजाब में सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। आपको जो है ना वो सिलेबस दे दिया गया है, जो रिड्यूस चैप्टर्स हैं कम से कम कर दिए गए हैं, उसमें यह इम्तिहान भी शामिल है। एक और ज़रूरी बात ये कहूँगी कि इसमें तारुफ जो आता था, मुसन्नफ का तारुफ आता था, उसमें से MCQs आते थे, क्वेश्चन आते थे, वो अब नहीं आएंगे। लेकिन चूंकि हमने मुसन्नफ की लिखी हुई कहानी पढ़नी है, उससे पहले ज़रूरी है कि उसका तारुफ आपको समझाया जाए। आपने वो इम्तिहान के हवाले से, अपने एग्जाम के हवाले से तो उसे याद नहीं करना, लेकिन जब भी किसी की तहरीर पढ़ें तो ये इखलाकी बात है, ये लाजमी बात है कि मुसन्नफ का पहले आपको पता हो कि बहुत ज़्यादा तादाद है उर्दू की हमारे मुसन्नफीन की, तो फिर मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग की ही कहानी क्यों शामिल की गई, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो मिर्ज़ा फरतुल्लाह बेग पैदा हुए 1883 में, उनकी डेथ हुई 1947 में। स्टूडेंट्स अगर ये देखा जाए, ये सारा अरसा देखा जाए 1883 से 1947 का, तो इसे मैं हमेशा जब आपको पढ़ाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हमने उर्दू अदब को अगर समझना है तो हमें कौन सी डेट याद रखनी पड़ेगी। 1856 की जो जंगे आज़ादी है, जो 1856 से 1857 तक जो है ना वो चली, और जिसमें मुकम्मल हार किन की हुई, मुसलमानों की। अंग्रेज के खिलाफ ये जंग लड़ी गई थी, लेकिन हिंदुओं ने चूंकि अंग्रेज का साथ दिया और मुसलमानों को इक़्तिदार से हटाना था, इस वजह से ये जंग अंग्रेज के खिलाफ थी, लेकिन हार किसी की हो गई, मुसलमानों की, और मुकम्मल तौर पर बरेसगीर पर कब्जा किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। तो ये जो दौर है मिर्जा फरतुल्लाह बेग का, ये वही दौर है, यानी 1856 के बाद जब ये जंग आज़ादी के असरात नुमाया हुए, जब अंग्रेज पूरी बरेसगीर पर काबज हो गया और मुसलमानों के साथ बिल्कुल उनका जो रवैया था वो नारवा रवैया हो गया। अगर कोई पढ़े लिखे मुसलमान आते, जॉब के लिए आते, तो पहले SOP में शामिल होता कि उन्हें चपड़ासी और क्लर्क के अलावा उन्हें जॉब ही नहीं दी जाएगी मुसलमानों का इस्तेहसाल करने के लिए। वहां पर फिर जो हमारा पढ़ा लिखा तबका था, सर सैयद अहमद खां की जो तालीम थी कि अगर हमने अपने मुखालफ से जंग लड़नी है तो फिर कलम के जरिए लड़ी जाए। अगर हमने अपने मुखालफ से अपना मुल्क वापस लेना है, या मुल्क सारा अगर हमें वापस नहीं भी मिलता तो अपने मुसलमानों के वो हिस्से जहां पर मुसलमानों की ये अक्सरियत है वो वापस लेनी है, तो फिर हमें हथियार के साथ नहीं बल्कि कलम के साथ लड़ना होगा। और उस वक्त हमारे मुसन्नफीन, हमारे शायर जो है वो इस तहरीक में शामिल हो चुके हुए थे कि पहले मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, और ये मिर्जा फरतुल्लाह बेग का वही दौर है जिस वक्त बरेसगीर में उस वक्त मीडिया बहुत कमजोर था। मीडिया से मैं ये बात कहूंगी कि ना तो उस वक्त रेडियो था, ना TV था, ना इंटरनेट था। मैगजीन, रिसाले हाथों से लिख लिख के, या जो है ना वो चंद एक जो पब्लिशिंग सेंटर थे वहां से जो है ना वो पब्लिश करके छपवा के वो भेजे जाते थे, एक पैगाम भेजा जाता था। लेकिन अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों ने उस पर अमल किया, हमें एक पढ़ा लिखा तबका मिला। ये बार बार बात मैं इसलिए करती हूँ कि ये वो लोग हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है कि जिन्होंने पढ़ लिख के आगे पढ़ाया। खुद तो वो पढ़े लिखे थे, लेकिन हमारी जो मुसलमान कौम है, बरेसगीर की कौम है, उस पर ये लोग असरअंदाज हुए। अब हम पढ़ेंगे मिर्जा फरतुल्लाह बेग का, कि मिर्जा फरतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए और सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से BA किया। BA बेटा उस वक्त जो लोग किया करते थे, एक समझे कि सैकड़ों में से कोई 1-2 करता था BA, और उस वक्त ये रूल भी था, हमारे बाद में पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी ये रूल था कि उनको इतनी उनकी इज्जत की जाती थी कि उनको हथकड़ी नहीं थी। अगर उनसे कोई जुर्म हो गया या कोई इल्ज़ाम उन पे लग गया तो हाँ, उन्हें जो है ना अरेस्ट किया जा रहा है तो हथकड़ी लगा के उन्हें नहीं था लेके जाया जाता कि ये शख्स क्या है, ये BA किया हुआ है, ये ग्रेजुएट शख्स है, ये पढ़ा लिखा शख्स है। तो ज़माना तालिब इल्मी में ड्रामे और क्रिकेट का शौक रहा। 1907 में हैदराबाद दक्कन चले गए। अगर दिल्ली और हैदराबाद, दक्कन और लखनऊ ये ऐसी जगह थी जहां पर उर्दू अदब जो है ना वो परवान चढ़ रहा था, वहां मुशायरे होते थे।
वहां पर ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाती थी कि जहां पर मज़ामीन सुनाए जाते, अशार सुनाए जाते, गज़लें सुनाई जाती। यानी हमारा जो उर्दू लिटरेचर है ये इन्हीं शहरों में ज्यादा पला बढ़ा है या ज्यादा उसे तरवीज मिली है। तो पहले तालीम और फिर अदालत के महकमों से वाबस्ता रहे। अब जब लफ्ज आ गया ना अदालत के महकमों से वाबस्ता रहे, तो इससे मुराद क्या है कि उस वक्त की जो हुकूमत थी उससे वाबस्ता थे। वो जानते थे, कुछ हमारे ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने बिल्कुल अंग्रेज से नफरत की हद तक उन्होंने कट ऑफ कर लिया हुआ था, मुसलमानों को आज़ाद करवाना चाहते थे शिद्दत की हद तक। और कुछ वो लोग थे जो अंग्रेज के सामने जो है ना वो सर झुका चुके थे। वो बिल्कुल समझे कि दो नहज, एक वो मुसलमान जो अंग्रेज से बिल्कुल लाताल्लुक थे, एक वो मुसलमान जो बिल्कुल अंग्रेज के सामने सर झुकाए हुए थे। दरमियान में पुल की हैसियत उन लोगों की थी जो ये भी समझते थे कि अंग्रेज की पॉलिसी क्या है और हमारे मुसलमानों की ख्वाहिश क्या है। असल में असल किरदार उन लोगों ने अदा किया, मुफाहमत का रास्ता जिन्होंने इख्तियार किया। तो इन्होंने भी चूंकि क्या है कि अदालत के महकमों से वाबस्ता रहे, इसलिए वो समझते थे कि अंग्रेज क्या पॉलिसी ला रहा है और हमारे मुसलमान क्या चाहते हैं। वो तरक्की करते हुए होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचे। होम सेक्रेटरी क्या होता है? होम सेक्रेटरी से मुराद है कि उस जिले का आधा तो उसका जो है ना वो इंतजाम होम सेक्रेटरी के पास ही है, वो उस जिले को पूरा चला रहा होता है। जहां से रिटायर हुए और पेंशन हासिल की, उन्होंने हैदराबाद ही में वफात पाई। मिर्जा फरतुल्लाह बेग का तर्ज तहरीर सादा और पुरलुत्फ है। वो बड़े शगुफ्ता अंदाज में, यहाँ हम सियासत को डिस्कस नहीं कर रहे और ना वो सियासी पर्सन थे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बता रही हूँ कि वो ऐसी अदबी जो है ना वो शख्सियत थी, लिटरेरी शख्सियत थी जिनका डायरेक्ट हमारे बरसगीर के मुसलमानों पर असर हुआ। उनकी तहरीरें पढ़ पढ़ के, वो कोई लेक्चरर भी नहीं थे कि वो मेरी तरह जो है ना वो स्टूडेंट्स को समझा रहे थे, या वो कॉलेज में प्रोफेसर नहीं थे जो स्टूडेंट को समझा रहे थे। उन्होंने जो तहरीरें लिखी थी उन लोगों के पढ़ने की तरफ रागब उन्होंने किया। जी, मिर्जा फरतुल्लाह बेग का तर्ज तहरीर सादा और पुरलुत्फ है। पुरलुत्फ से मुराद है कि जो उनका ये तहरीर पढ़ता तो उसका मिजाज खुश हो जाता, मिजाज उसका शगुफ्ता हो जाता, मिजाज उसका पुरसकून हो जाता। वो बड़े शगुफ्ता अंदाज में दिल्ली की खास जुबान लिखते हैं। दिल्ली की खास जुबान का जब हम जिक्र करें तो इससे मुराद है कि बामुहावरा जुबान। हम जो आज उर्दू बोल रहे हैं, हम पंजाब के रहने वाले हैं, हमारी उर्दू में बहुत से अल्फाज पंजाबी के, हमारा वो लहजा पंजाबी लहजा आ जाता है। लेकिन दिल्ली के जो खास जुबान का जब जिक्र किया जाता है तो उनकी खास जुबान में मुहावरात का जिक्र बहुत ज्यादा था, ज़रबुल इमसाल का जिक्र बहुत ज्यादा था। तो दिल्ली की खास जुबान लिखते हैं। इनके असलूब, असलूब हमेशा मैं आपको बताती हूँ असलूब का मतलब क्या है, स्टाइल, कि उनके जो लिखने का स्टाइल था। असलूब में तसना और बनावट नाम को नहीं, तसना से मुराद है कि बनावटी बात नहीं करते थे। जो बात बीत गई, जो बात हो चुकी, जो वाकया उन्होंने देख लिया, उस पर वो बात वो वाकया लिखते थे, अपना तज्जिया बयान करते थे। मजाक की चाशनी उनकी तहरीर में खास लुत्फ देती है। बकौल रशीद अहमद सदीकी, रशीद अहमद सदीकी नकाद हैं, नकाद यानी तनकीद करने वाले, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तनकीद करते हैं। वो कहते हैं फर्द के सलूक की नुमाया खूबी फिक्रों का इख्तिसार है, यानी छोटे छोटे फिक्रे हैं। जो पढ़ने वाला कारी है वो पढ़कर महजूज होता है, वो उदास नहीं होता, या उसके लिए उनकी तहरीर इतनी बोझल नहीं होती कि वो एक दो सफ़ा पढ़ के तो वो छोड़ दे, वो एंड तक उनकी तहरीर को पढ़ता है। फर्द के सलूक की नुमाया खूबी फिक्रों का इख्तिसार है। वो छोटे छोटे फिक्रों से रवां दवां इबारत का जादू जगाते हैं। फर्द की तहरीरों में सलूक की यकसानियत, यकसानियत से मुराद है यकसा सलूक उनका चलता है, जो बात मैंने पहले कही है कि वो कहीं उनकी इबारत बोझल नहीं होती। मुआवजे की हद तक यकसानियत उनकी कायम रहती है। वो एक मजमून को जिस रंग में शुरू करते हैं उसी रंग में अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमारे पास मुसन्नफीन ऐसे हैं, उन पर तनकीद होती है कि वो अफसाना शुरू करते हैं और नावलट बना देते हैं, उसकी जो है ना वो तवालत इतनी ज्यादा कर देते हैं, या नावल लिखना होता है तो उसे छोटे उसकी तवालत कम कर देते हैं। जिक्र किसी खास तबके में से किसी जो है ना वो आम घरेलू औरत का जिक्र कर रहे होंगे तो अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल करेंगे कि जैसे वो जो है ना वो
यानी करैक्टर कुछ होगा और उसकी जुबान कुछ बयान कर रहे होंगे। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मुआवजे की हद तक उनकी ये मजमून में, उनकी कहानी में यकसानियत होती थी। जी, मिर्जा फरतुल्लाह बेग इब्तिदा में मिर्जा अलम नशरा के कलमी नाम से लिखते थे। कलमी नाम वो नाम जो अपना असल नाम इंट्रोड्यूस ना करवाना चाहे, उसके बजाय दूसरा नाम, तो वो कौन सा नाम था? मिर्जा अलम नशरा। बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक और अजमतुल्लाह खान ने इनकी हिम्मत बढ़ाई और अपने असल नाम से लिखने लगे। अब ये कौन है? बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक, ये वो लोग हैं जिनका उर्दू पर एहसान है कि उर्दू पर उन्होंने मजीद और बेशुमार किताबें लिखी भी और बाकी मुसन्नफीन से लिखवाई भी। फिर वो अपने असली नाम से लिखने लगे। उनकी कहानियों के नाम है नज़ीर अहमद की कहानी। अब नज़ीर अहमद कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद, जिनको उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। नज़ीर अहमद की कहानी, फूल वालों की सैर और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा उनके यादगार मज़ामीन है। ये वो मज़ामीन है जिसमें उन्होंने ये लिखा कि हम किन किन मुशायरों में जाते थे, वहाँ पर जो अहम नाम थे शायरों के, मुसन्नफीन के, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उन पर जो खाके मज़ामीन लिखे, असल में वो खाके थे उनकी ज़िंदगी के मुतालिक, जिससे हमें पढ़ने वाले को हमारे पसंदीदा शायर या पसंदीदा जो मुसन्नफ है उनकी ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। उनके मज़ामीन फ़रद के नाम से शाया हो चुके हैं। वो कादरुल कलाम शायर भी थे, मुसन्नफ तो थे, भी हम उनकी तसनीफ करदा कहानी पढ़ने लगे हैं, लेकिन वो क्या है? वो कादरुल कलाम शायर भी थे। मेरी शायरी, उनकी किताब का नाम है मेरी शायरी। उनके कलाम का इंतखाब है, इंतखाब से मुराद एक अहम किताब है। जी, ये रहा तारुफ। आगे हम पढ़ेंगे कहानी। कहानी आज मैं इसलिए साथ ही शुरू कर लूँगी कि असल में ये जो एग्ज़ाम है आपके, ये 2021 के जो आपके एग्ज़ाम है, उसमें जो है ना कहानी के मुतालिक ही क्वेश्चन आने हैं, इससे मुतालिक तारुफ के मुतालिक क्वेश्चन नहीं आने। तो इम्तिहान में अगर हम देखें तो पहला जो शुरुआत है वो भी शेर के साथ है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मिर्जा फरतुल्लाह बेग जो है ना कादरुल कलाम शायर हैं, उन्होंने शेर के साथ ही शुरुआत की। न हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, इम्तिहान और भी बाकी हैं तो ये भी ना सही। इससे मुराद क्या है? ये तशरीह शेर के तौर पे नहीं हमने इसकी तशरीह करनी, हमें पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ अगर पहला ही पैराग्राफ आता है उसमें ये शेर शामिल होगा, तो हमने पैराग्राफ के हवाले से तशरीह करनी है। आपको शेर की तशरीह भी आनी है, लेकिन उसमें ये शेर शामिल नहीं होगा। पैराग्राफ अगर पहला आ गया तो होगी। तो इसकी तशरीह ये करेंगे कि मिर्जा फरतुल्लाह बेग कहते हैं कि ना हुई अगर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही। एक ऐसे खलंडरे नौजवान का वो जिक्र कर रहे हैं। खलंडरे से मुराद ये है कि जिसको अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं। वो खुद भी अदालत के महकमों से ताल्लुक रखते थे, जॉब उन्होंने की, हो सकता है वो अपनी ही कहानी बयान कर रहे हैं और अपने उस दौर की कहानी बयान कर रहे हैं कि जब उन्हें पढ़ाई की तरफ इतनी रगबत नहीं थी, अपने दोस्तों की तरफ दोस्तियाँ या दोस्तों के साथ बैठने उठने, एक महफिलें अटेंड करने का ये उस वक्त उन्हें शौक था, शायद उन्होंने इसलिए ये कहानी लिखी है। तो कहते हैं ना हुई अगर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, कि जिसने चेक करना है मेरा पर्चा अगर चेक करता है, उसको पसंद आ गए तो नंबर दे देगा, ना पसंद आए ना तसल्ली हुई तो मेरी इसमें कोई सरदर्द नहीं। इम्तिहान और भी बाकी है तो ये भी ना सही, कि मैं तो जिंदगी में जब से स्कूल दाखिल हुआ हूँ इम्तिहान देते आ रहा हूँ, अगर उसकी मेरे पर्चों से नहीं तसल्ली होती तो ये मेरा सरदर्द नहीं है। आगे वो फरमाते हैं, कहते हैं लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि वो जब लिखते हैं तो वो बीती हुई कहानी लिखते हैं, जो मंजर उन्होंने देखा है वो लिखते हैं। ये भी उन्होंने एक जिंदगी का एक तजर्बा बयान किया है, चाहे उन्होंने अपना बयान किया है या अपने जैसे किसी और शख्स का बयान किया है। लेकिन यहाँ पर वो मुतकल्लम के तौर पर आए हैं। किसके तौर पर आए हैं? मुतकल्लम से मुराद जो अपनी बात कह रहा हो, जो अपनी कहानी बयान कर रहा हो। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। कैसे हंसी आती है? उनका कॉन्फिडेंस देखें, एतमाद देखें। पहले शेर में क्या कह रहे हैं? मैंने इम्तिहान दे दिए, चेक करने वाले की तसल्ली हो या ना हो। फिर साथ ही वो कहते हैं लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, मुझे तो उनके घबराने पे हंसी आती है। आखिर इम्तिहान ऐसा क्या होता है? दो ही सूरतें, फेल या पास। नतीजा तो उन्होंने पहले ही निकाल लिया है कि या मैं फेल होऊंगा या मैं पास होऊंगा, इसलिए मुझे इम्तिहान से घबराने की जरूरत नहीं। इस साल कामयाब ना हुए, आइंदा साल सही।
ये एक आपने तशरीह में लिखना है कि ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो ज़हनी तौर पर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत ज़हन के लोग होते हैं। मजबूत ज़हन का मैं इसलिए कहूंगी कि हर वो शख्स जो किसी मामले से पहले ही उसका अंजाम समझ ले कि ये इसका अंजाम हो सकता है, ये सूरत हाल हो सकती हैं, ये ऑप्शंस हो सकते हैं, वो लोग मजबूत ज़हन के हैं। अब वो जिंदगी में पॉजिटिव रवैया इख्तियार करते हैं या नेगेटिव रवैया इख्तियार करते हैं, उसके बिना पे अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेते हैं। तो आपने भी यहाँ पर तशरीह में लिखना है कि मिर्जा फरतुल्लाह बेग एक मजबूत जहन के इंसान थे। वो कहते हैं वो एक आम जो है ना वो, और नालायक लफ्ज तो नहीं हम कहेंगे, मेहनत ना करने वाला शख्स के तौर पर नहीं यहाँ पर आ रहे, जाहिर नहीं हो रहे। वो कहते हैं इस साल कामयाब ना हुए, आइंदा साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमायतों को देखता था कि जो जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते उनके हवास, उनका दिमाग मख्तल। हवास और दिमाग दोनों एक चीज का नाम है। हवास का नाम है होशो हवास और दिमाग का मतलब है हमारा ब्रेन। कहते हैं दोनों मख्तल से मुराद है कि वो अपना कंट्रोल खो देते, वो सिर्फ और सिर्फ किताबों में सर हर वक्त धुनते रहते। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया कि हर वक्त किताबों में सर धुनते रहते, कि हर वक्त पढ़ाई, हर वक्त किताबी कीड़ा बने रहते, हर वक्त जहन उनका पढ़ाई में मशगूल होता, वो खेल की तरफ तवज्जो ना करते। हमने अभी उनका पढ़ा है, तारुफ पढ़ा है, और जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि उनको क्रिकेट बड़ी पसंद थी, क्रिकेट वो खेला करते थे। और क्रिकेट इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी बरेसगीर में? अंग्रेज ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और अंग्रेज चूंकि दिल्ली कॉलेज में अंग्रेज प्रोफेसर ही पढ़ाया करते थे, हमारे बाकी बरेसगीर के प्रोफेसर के साथ ज्यादा प्रिंसिपल भी जो है ना वो दिल्ली कॉलेज का जो था वो अंग्रेज होना उस वक्त जरूरी था। उन्हीं लोगों में वो पढ़े थे, कॉलेज की जो लाइफ थी, और उसके बाद जो है ना वो अंग्रेज की ही अदालत में ही उन्होंने जॉब की। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि उनका दिमाग मख्तल हो जाता, उनकी सूरत इतनी सी निकल आती। इतनी सी लफ्ज से मुराद क्या है कि छोटी सी। ये वो अल्फाज हैं जिनसे हमें वो साथ साथ मंजर कशी भी बयान कर रहे हैं। इतनी सी लफ्ज से हमें समझ आ रहा है कि छोटी सी शक्ल निकल आती थी, हर वक्त किताबें पढ़ते रहते थे, अपनी सेहत की तरफ, अपने खाने की तरफ स्टूडेंट ध्यान नहीं देते थे। कहते हैं बंदे पर, बंदे को अंडरलाइन करें, बंदे पर यानी अपने बारे में कह रहे हैं कि बंदे पर इम्तिहान का न रत्ती बराबर। अब रत्ती क्या है? रत्ती बेटा तवाज़न जो है ना वो तोलने वाला, ये जैसे हम किलो, आधा किलो, पाओ, इसके जो है ना वो आजकल तो आ गए हैं ये तवाज़न, वो वाले तराजू आ चुके हैं, डिजिटल तराजू आ चुके हैं। लेकिन शायद मैंने और आपने वो तराजू नहीं देखे हुए जिसमें जो है ना वो छोटे छोटे किलो के, आधा किलो के जो है ना वजन हुआ करते थे। वो वजन रखते थे एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है ना वो पहले पैमाइश वाले वजन रखते थे, दूसरी तरफ आटा, गंदम, चावल जो भी जो है ना वो तोलने होते थे वो रखते थे। उन्हीं में रत्ती भी जो है ना वो रत्ती भी एक वजन की पैमाइश थी जो हम लोगों ने नहीं देखी हुई। उस वक्त चूंकि इस्तेमाल होती थी इसलिए उन्होंने उसका जिक्र किया है, लेकिन उसका मतलब है बहुत कम, बहुत थोड़ा। कहते हैं बंदे पर इम्तिहान का न रत्ती बराबर असर पहले था ना अब भी इसके खत्म हो जाने का अफसोस है कि ना जब इम्तिहान शुरू हुआ मैंने उस वक्त तैयारी की, और जब इम्तिहान खत्म हो गया है मैंने उसमें तैयारी नहीं की थी, मैंने उसका भी मुझे कोई अफसोस नहीं। उम्मीदवारों का मजमा, मजमा क्या लफ्ज है? रश, भीड़। उम्मीदवारों का मजमा, नई नई सूरतें किसकी? इम्तिहानी मरकज में मैट्रिक के इम्तिहान में, इंटरमीडिएट के, बीए के, वकालत का, यहाँ इसमें वकालत का जिक्र होने लगा है कि पूरे जो है ना वो जिले से स्टूडेंट मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स में आते हैं। कहते हैं मैं तो उन्हीं की जो है ना नई नई सूरतें देखकर महजूज होता रहता। अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता। अब सैर का क्या मतलब हुआ? सैर से मुराद है पुर होना, खुश होना। वो कहते हैं सैर से और भी दो मीनिंग है। एक सैर होता है वॉक करना, मॉर्निंग वॉक जो है ना सैर करना। एक सैर जो है ना, ये अभी हमने तवाज़न का जिक्र किया है तो सैर, और आधा 1 किलो को भी सैर कहते हैं।
यही इसी तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर वैसे जो आ रहा है ना, कभी भी दिल सैर नहीं होता, इससे मुराद है कभी भी दिल भरता नहीं, कभी भी खुश नहीं होता। कहते हैं मैं उनकी जब नई नई सूरतें देखता, अजीब अजीब ख्यालात जो है ना उनके सुनता, तो मेरा तो इन बातों से पहले ही दिल खुश होता है, मेरा तो दिल भरता ही नहीं इन बातों से। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हुए जाए। अब क्यों इम्तिहान हुए जाए? उनको शौक था लोगों को इंटरव्यू करने का, लोगों से बातें करने का, फिर घर में आके उससे अपनी डायरी में कलम बंद करने का। कहते हैं इम्तिहान के अलावा इतना मजमा कहाँ नजर आता है जहाँ पर आपका ये मशगला जो है ना वो इस्तेमाल में आए कि आप नए नए लोगों से मिले, नए नए ख्यालात आप जाने। और ऐसी मैंने पहली बात कही मजबूत जहन का, या मजबूत जहन के लोग होते हैं जो इतने लोगों से मिलते हैं, उनको जांचते, उनके बारे में सोचते और आके उनके हाल अहवाल कलम बंद करते हैं। कहते जी चाहता है तमाम उम्र इम्तिहान हुए जाए, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। एक ही देखे मुख्तसर से फिक्रे में उन्होंने सारी बात कह दी है। मेरी सुनिए, मैंने पहले आपको बताया मुतकल्लम यानी अपने बारे में बयान कर रहे हैं। कहते हैं मेरी सुनिए कि 2 साल में ला क्लास का कोर्स पूरा किया। अब ला क्लास कितने साल का हो गई हुई है? पहले 4 साल का था, 5 साल का हो गया। अब आप में से अगर कोई लॉ में जाना चाहे तो वो इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट जो है ना वो लॉ में एडमिशन हो रहे हैं, 5 साल के लिए एडमिशन हो रहे हैं जी। और उस वक्त उनके दौर में कितने साल का था लॉ क्लास? 2 साल की। कहते 2 साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर किस तरह, ये कहानी उन्होंने हमें बतानी है। शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी के वक्त लॉ क्लास में भी जांक आता। इससे मुराद क्या है? उनकी लॉ क्लास सेकंड टाइम है। पहले टाइम वो जॉब कर रहे हैं और सेकंड टाइम उन्हें लॉ में दाखिला लेके दिया गया है। दिया गया मैंने लफ्ज कहा है, इसको आपने याद रखना है कि क्यों, किसने लेके दिया? वालिदैन का शौक था, उनके वालिद साहब का शौक था कि मेरा बेटा लॉ करे, एक अच्छा वकील बने। कहते लॉ क्लास में भी जांक आता। मुंशी साहब दोस्त थे। मुंशी साहब क्या है? अकाउंटेंट जो होते हैं, जो हाजिरी वगैरह या जो और सारा हिसाब किताब रखते हैं, उस वक्त उन्हें मुंशी कहा जाता था। मुंशी साहब दोस्त थे। लेक्चरर साहब पढ़ाने में मुस्तगरक, मुस्तगरक से मुराद है गर्क। इतना ज्यादा पढ़ाते थे, इतना ज्यादा पढ़ाते थे कि उनको ये समझ ही नहीं आती थी कि मेरी क्लास में कौन आकर बैठा और कौन उठकर चला गया। ये वो बात मजाक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जी। कहते हैं कि जो प्रोफेसर साहब थे वो क्या थे? पढ़ाने में क्या रहते? मुस्तगरक, यानी गर्क रहते पढ़ाई में, पढ़ाने में। हाजिरी की तकमील में कुछ दुश्वारी ना थी। जो चाहे मेरा दोस्त मेरे हिस्से की हाजिरी लगा देता, उनको पता ही ना चलता। अब आप ही बताएं, लॉ क्लास में शरीक होने से मेरे किस मशगले में फर्क आ सकता है? मुंशी साहब दोस्त हैं, घर में शिकायत वो करेंगे नहीं मेरी। उस्ताद साहब इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं कि कोई उठ के चला जाता, उन्हें पता नहीं चलता। हाजिरियां मेरी पूरी होती रहती हैं, तो भला मेरा लॉ क्लास कैसे मेरी डिस्टर्ब हो सकती है जी। आगे वो कहते हैं अब आप ही बताएं, लॉ क्लास में शरीक होने से मेरे किस मुश्किल में फर्क आ सकता है? वालिद साहब किबला खुश थे। किबला लफ्ज इज्जत के लिए इस्तेमाल किया जाता है उर्दू अदब में। कहते हैं कि वालिद साहब किबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक हो चला है। कानून क्या है? वकालत, कि वकालत का शौक हो चला है, कानून पढ़ रहा है। उनका जो शौक था, मेरा बेटा की हाजिरियां पूरी हैं, रोजाना जाता है, इसका मतलब है क्या वो मेरे शौक से नहीं पढ़ा, वो अपने शौक से पढ़ रहा है। कहते किसी जमाने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा। ये वो मुहावरे जो पहले हमने बात की थी कि वो दिल्ली की खास जुबान इस्तेमाल करते हैं। मुहावरा कह के उसका मीनिंग पूरा समझा देते हैं। कान कुतरे से मुराद होता है कि वकील जो कहा जाता है फलां चोटी का वकील है, या फलां वकील ने तो सारे वकीलों के कान कुतर दिए। इससे मुराद है कि वो टॉप पे पहुंच गया, बाकी सारे वकील लिस्ट में पीछे रह गए। हम भी बेफिक्र थे। चलो 2 बरस तक तो कोई मेहनत के लिए कह ही नहीं सकता, बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है। लेकिन साथ ही देखिए हकीकत में उन्होंने बयान कर दी है, लेकिन जमाना आंख बंद किए गुजर जाता है। मैं बार बार कहती हूँ मजबूत जहन की इसलिए इंसान है कि वो सिर्फ लापरवाही की बात नहीं बयान कर रहे कि मैंने इतनी लापरवाही की 2 साल, साथ ही तज्जिया बयान कर दिया है। क्या तज्जिया बयान किया है उन्होंने? कि जमाना आंख बंद किए गुजर जाता है, वक्त ऐसे खामोशी से गुजर जाता है
कि अगर आंख हम बंद करके रहे हैं तो हमारी आंखें बंद रही, हमारी लापरवाही रही। जमाने ने किसी का इंतजार, वक्त ने इंतजार नहीं करना, वक्त ने गुजर जाना है। वक्त के धारे में जिसने मेहनत करके शामिल हो गया, आइंदा आने वाला वक्त उसका है। और जो लापरवाही के साथ उस जमाने, उस वक्त के साथ वक्त को गुजारता रहा, आइंदा आने वाली तजलील उसके हिस्से में आने वाली है। ये वो साथ साथ बयान कर रहे हैं। कहते हम भी बेफिक्र थे, चलो 2 बरस तक तो कोई मेहनत के लिए कह ही नहीं सकता। लफ्ज मैंने तजलील इस्तेमाल की है, वो एंड पे आखिर में जब ये कहानी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है, कि वो 2 साल उन्होंने मेहनत नहीं की तो वो तजलील किसके हिस्से में आने वाली है। बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है, लेकिन जमाना आंख बंद किए गुजर जाता है। 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे हवा, अंडरलाइन करें वर्ड हवा, कि जैसे हवा हमारे पास से गुजर रही है, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे जो है ना इनहेल कर रहे हैं, और जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। ये इस रूम में हवा गुजरी, किसी को शोर शराबा पता चल रहा है हवा का? नहीं। इसी तरह कहते हैं कि वक्त कैसे गुजर जाता है, हवा की तरह गुजर जाता है। बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। इसे आप घर जाएं, घर में रजिस्टर पर तशरीह लिखें, पहले पैराग्राफ की खास तौर पर तशरीह लिखें। ये पहला ही पैराग्राफ है जो इतना लंबा हो चुका है कि अभी पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर भी चलेगा, लेकिन जितना पढ़ाया गया है उसकी तशरीह करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।